हेलो वीडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं सैलरी का टॉपिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परक्विजिट्स। और परक्विजिट्स में 8 परक्विजिट्स ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम 9th परक्विजिट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हाउस फैसिलिटीज रेंट फ्री अकोमोडेशन। एक चीज़ याद रखना, आज के इस पार्ट में मेरा टारगेट है पूरी परक्विजिट्स को कंप्लीट करना। इस पे एक दो क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं बुक के साथ, प्लस एक ऑडियो रिवीजन क्लिप तैयार करना, ताकि हम टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले पूरे सैलरी के इस परक्विजिट टॉपिक को रिवाइज कर पाए। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक का बटन प्रेस करो, मेरी गुरु दक्षिणा सबसे पहले मुझे चाहिए। ठीक है, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। और कमेंट में जाके थैंक यू लिखना कि सर आपकी वजह से आज जो सैलरी का टॉपिक तुम्हें सबसे टफेस्ट लगता था, आज तुम कोई भी सैलरी का क्वेश्चन उठाओगे और वो सॉल्व होके रहेगा। आई प्रॉमिस यू आफ्टर दिस लेक्चर। तो फटाफट एक थैंक यू लिख दो प्यारा प्यारा। और मैं दिल से सावन के महीने में आपको गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। जाइए, सपने पूरे कीजिए और इस बार CA फाइलिस्ट बन के आइए। चलिए सर हाउस फैसिलिटीज, एक था सर एचआरए। एचआरए में तुम हमारे ऑफिस के आसपास रहो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दिस इज एचआरए। यहाँ पे क्या है, मैं तुम्हें घर का बंदोबस्त करके दे रहा हूँ। यानी हो सकता है मेरा खुद का जैसे बोलते हैं ना उसको, कि मेरा वो वाला हाउस है, मेरा वो वाला फ्लैट है, वो वाला विला है, उधर जाके तू रह ले भाई। यहाँ पे मैं उसको हाउसिंग की फैसिलिटी दे रहा हूँ। मैं उसे पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे हाउसिंग की फैसिलिटी दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखेगा टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। और ये कहाँ होगा, ये सर गिवन होगा क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन। वो कह रहे हैं टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस, तुम्हें उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना लाइसेंस फीस बताई जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन का खुद का होगा, हम देखेंगे लाइसेंस फीस क्या है। तो टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस, जितना लाइसेंस फीस होगा वो टैक्सेबल होगा। 1000 रुपये, देखो उसे कहते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स। ठीक है, वो एक बार बन जाते हैं, सालों साल चलते हैं। ठीक है, उसके बाद नई जगह बनते हैं तो नए बनते हैं। ओके, तो मान के चलिए 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई उससे ज़्यादा वो लेंगे तो कहेगा भाई हम तुम्हारे क्यों रहे, हम अलग रह लेते हैं। ठीक, गवर्नमेंट क्वार्टर्स जैसे आप बोलते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा। ठीक है, सेकेंड, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, यानी हमारी पॉपुलेशन की मैक्सिमम जनता। तो आप इसे बोल सकते हो प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय। ठीक है सर, हाँ सर बोलिए। सर इसमें एक कंडीशन हो सकती है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है, राइट। दूसरा हो सकता है हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर ने हायर किया हो। हायर का मतलब समझ में आ रहा है, किराए पे, मतलब मैंने किराए पे लिया और मैंने तुम्हें दिया। मान लो मैंने एक फ्लैट ले लिया, एक फ्लैट 3 BHK, अराउंड 5 to 6 बॉयज रह सकते हैं। मैंने ले लिया, वो सर हम कहाँ रहेंगे, अरे अपना फ्लैट है ना, रहे बाबा उधर आके रहो, क्या दिक्कत है। तो मैंने तुम्हें अपना, मैंने ले रखा है और उसमें मैंने 5-6 मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे स्टे करा रखा है, राइट। और दूसरा तरीका है मेरा खुद का है, अरे सर मैं कहाँ रहूँ, अरे अपना विला है ना रे, उधर जाके रे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर मेरा खुद का है तो हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर। सर ये कौन से 3 क्वेश्चन है, देखो सर। पहला है अप टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख, अप टू 25 लाख, मोर देन 25 लाख। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सेंसस की काउंटिंग देखेंगे, मतलब कि वहाँ की जनगणना कितनी है। अगर वहाँ पे अप टू 10%, मतलब सॉरी अप टू 10 लाख लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम आपको जो चार्जेस लगाएंगे वो 7.5% लगाएंगे। और अगर 10 लाख से 25 लाख है तो 10% लगाएंगे। और अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% के हम चार्जेस आपको लगाने वाले हैं। और सर ऑफ व्हाट, ठीक है, तो ये किसका सर, किसका 10%, ऑब्वियसली सैलरी का, ऑफ सैलरी, ऑफ सैलरी। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक चीज़ और, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का ने हायर कर रखा है तो ऑब्वियसली
तो आप क्या लिखेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी होगी। यहाँ पे आई है अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये लिख देना कि सर ये हमें नहीं पढ़ना अब। ठीक है सर, क्या अमेंडमेंट आई है यहाँ पे, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। ध्यान सुनना, क्या अमेंडमेंट आई है मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब ये हम दोबारा से एक बार ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने दे दिया अमेंडमेंट। अगर हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे चेक पॉपुलेशन, चेक पॉपुलेशन। अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो है अप टू 15 लाख, अप टू 15 लाख। सर ये अमेंडमेंट के साथ है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाला मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा हमने जो लिखा है वो सही है, नहीं वो सही नहीं है। मैं दोबारा इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि दिमाग में जाए कि यहाँ अमेंडमेंट आई हुई है, यहाँ पे 5 स्टार लगा लो भाई, कि एग्जामिनर तुमसे कभी भी पूछ लेगा और तुम कहोगे गलत रेट से करके आ गए, अमेंडमेंट नहीं किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे है 15 लाख टू 40 लाख, और यहाँ पे है मोर देन 40 लैक्स, ठीक। तो यहाँ पे अप टू 15 लाख है अगर, तो 5% का चार्जेस है, यहाँ 7.5%, ठीक है, और यहाँ पे 40 लाख का है 10%। ये अमेंडमेंट यहाँ पे आई है, ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इनकम टैक्स सैलरी का टॉपिक नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि अमेंडमेंट आई हुई है, ठीक है। मैं वही सोच रहा था कुछ तो चेंजेस है, हाँ, तो यहाँ पे अमेंडमेंट है। अब यहाँ पे अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 15% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, तो विच एवर इज जो लोअर होगा वो आपको टैक्सेबल कर दिया जाएगा, विच एवर इज लोअर वो आपको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये भी अभी अमेंडमेंट है, पहले 10% हुआ करता था, अभी 15% चल रहा है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा आपका सबसे पहले हमने आज पार्ट में किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे सुन के तुम थोड़ा शॉक्ड होने वाले हैं, वो सैलरी की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर लाना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सीधा मैं चलता हूँ तो उल्टी सड़क लगती है क्यों। ठीक है, अब ये विद इन अ पेज आ गया, ठीक। अभी खत्म नहीं हुआ सर, नोट लिखिए। नोट नंबर 1, सैलरी मीनिंग। सैलरी का मीनिंग भाई थोड़ी सी मेहनत जाएगी, थोड़ा सा नया यहाँ पे, थोड़ा सा टफ माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे गलत कर लेते हैं। बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ अगर वो पार्ट ऑफ टर्नओवर है तो, प्लस बोनस प्लस अलाउंस, ठीक है, जो भी टैक्सेबल अलाउंस है, सारी अलाउंस नहीं, जो टैक्सेबल अलाउंस है वो, प्लस कमीशन। कमीशन के लिए टर्नओवर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप्स, कोई भी टाइप की कमीशन से आप यहाँ पे लोगे, ठीक है, प्लस अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स, अदर मॉनेटरी मतलब जिसके लिए आपको पैसे मिले, कोई भी अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ओवर टाइम, ठीक है, प्लस अदर परक्विजिट्स, जो दूसरे परक्विजिट्स है वो भी हम यहाँ पे लेंगे इनडायरेक्टली। इस ट्रीटमेंट को करने से पहले जो भी है सब ले लो, वो ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगाओ क्योंकि यहाँ पे मेहनत जाने वाली है आपको पढ़ने में, बट डोंट वरी, मैं ऑडियो में जब रिवाइज करके दूंगा तो उस ऑडियो को मल्टीपल टाइम सुनना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। बाकी एक आध क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्लियरिटी आएगी आपको। लिखिए सर, सेकेंड पॉइंट, इफ फर्नीचर
ऑल्सो प्रोवाइडेड। सर अभी तक हमने घर की फैसिलिटी की बात की थी, वो फर्नीचर भी लगा के दे रहा है, आपको फर्नीचर भी दे दिया उसने। अब तो मैं पूछूंगा क्या वो फर्नीचर ऑनर का है, ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्या वो खुद का है एम्प्लॉयर का? अगर हाँ तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम हम लगा देंगे, वो क्या होगा, टैक्सेबल। और टैक्सेबल को यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेना। सर एम्प्लॉयर का नहीं है, एम्प्लॉयर ने बाहर से रेंट पे लिया फिर एम्प्लॉय को दिया, तो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। हायर चार्जेस जो भी पे किए वो टैक्सेबल हो जाएंगे एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 लिखेगा और मैं इसको रेड पेन से लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में चीज़ें याद रखना बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में टफ है सैलरी का मीनिंग याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में टफ है सैलरी का मीनिंग याद रखना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, जब आप सैलरी निकालेंगे, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो तुम कर दोगे लेकिन सैलरी के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन है, तो सैलरी के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी फॉर कंप्यूटेशन जब आप कैलकुलेशन करोगे। तो अब देखो आप जब पढ़ते हो सैलरी स्टडी करते हो तो आप गलती क्या करते हो, आप सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन ले लेते हो, नहीं। आपको हर एक पॉइंट बहुत शिद्दत से सुनना है, समझना है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी आपकी। लिखिए फर्स्ट सैलरी मीनिंग, perquisites shall not be considered, ठीक है। सैलरी मीनिंग में perquisite shall not be considered, सैलरी का मीनिंग perquisite shall not be considered। फिर लिखो सैलरी should be calculated if calculated on due basis। आप कैसे करेंगे, ड्यू बेसिस पे। इट मीन्स एनी करंट पीरियड इज कंसिडर, मतलब इस समय की जो भी सैलरी होगी ड्यू बेसिस वाली वो हम कंसिडर करने वाले हैं। थर्ड लिखिए एडवांस एंड एरियर ऑफ सैलरी, कोई भी अगर एडवांस है, क्योंकि हमने एडवांस पढ़ा था वो लोन होता है, ठीक है। एडवांस एंड एरियर ऑफ सैलरी शुड नॉट बी कंसीडर, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। शुड नॉट बी कंसीडर, ठीक है, शुड नॉट बी कंसीडर। फोर्थ पॉइंट लिखिए सैलरी शुड बी कंसीडर फॉर द टाइम with the assessee has occupied the house। अब यहाँ पे क्या है, सैलरी शुड बी कंसीडर फॉर द टाइम विद द असेसी हैज ऑक्यूपाइड द हाउस, मतलब उस समय के लिए ये हम बातें कर रहे हैं जिस समय वो आपके घर में रह रहा था या आपने उसे घर लेके दिया था। आप जीवन भर की कुंडली निकाल के नहीं बैठेंगे उसकी, आप अभी की बात करेंगे जितने समय वो आपके घर में रहा, ठीक है, ठीक है। बाकी 2 पॉइंट्स और लिखते हैं। फिफ्थ फॉर सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट like gratuity
पेंशन, लीव सैलरी और रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, ठीक है, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस शुड बी इग्नोर। आप इसे क्या कर देंगे, इग्नोर। ओके, सिक्स्थ लास्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इफ या और इंटरेस्ट ऑन पीएफ शुड बी इग्नोर्ड। इसे हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देंगे। चलो अब एक बार जो हमने पढ़ा इसको पूरा रिवाइज करते हैं, उसके बाद एक बार बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज क्लास में। हाउस फैसिलिटीज की बात की, जो एचआरए से कैसे अलग है, एचआरए में पैसे दिए जाते हैं, लो पैसे लो, 10,000 रुपए लो, तुम यहाँ आसपास कहीं रह लेना। यहाँ पे हम घर दे रहे हैं या खुद का या हमने कहीं से रेंट लेके उसको दिया, ठीक। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फीस जो भी होगी वो हम कंसिडर करने वाले हैं। और अदर देन गवर्नमेंट है तो हम पूछेंगे क्या ये एम्प्लॉयर का खुद का है, तो अगर अप टू वहाँ पे 15 लाख की पॉपुलेशन है तो 5% ऑफ सैलरी, अगर 15 लाख टू 40 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगर हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर ने खुद हायर किया, किसी और से लिया, तो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर विच और इज लोअर जो है हम कंसिडर करने वाले हैं। सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस बोनस प्लस अलाउंस जो भी टैक्सेबल होने वाले, कमीशन ऑल टाइप्स, अदर मॉनेटरी बेनिफिट जैसे ओवरटाइम वगैरह या अदर परक्यूट्स भी हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। अगर हमने पूछा फर्नीचर भी दे दिया, मान लो घर तो दे ही रहा है, फर्नीचर भाई चाहिए होगा, रैक वगैरह किचन वगैरह में फर्नीचर लगे रहते हैं और जो भी बहुत सारे फर्नीचर, सोफा, बेड सेट वगैरह जो भी, अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% ऑफ कॉस्ट टैक्सेबल, और हायर्ड है तो जो भी हाजिर चार्जेस होंगे वो। फिर सर कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी के लिए हमें टोटल 6 पॉइंट्स याद रखने हैं। सैलरी मीनिंग परक्यूजर्स शैल नॉट बी कंसिडर, सैलरी की मीनिंग हम परक्यूजर्स कंसिडर नहीं करते, राइट। सर परक्यूजर्स क्या, जो अभी हमने 8 पढ़े और ये 9th पढ़ रहे हैं, ठीक। सैलरी शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस, मतलब जो भी इस करंट पीरियड का होगा सैलरी वो हम लेंगे, एडवांसेस और एरियर को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो मैं जरा मार्क कर देता हूँ, परक्यूजिट क्या है सर, शैल नॉट बी कंसीडर्ड, सैलरी शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द ड्यू बेसिस, ठीक है। एडवांस एंड एरियर्स के लिए क्या है, शुड नॉट बी कंसीडर, सैलरी शुड बी कंसीडर्ड फॉर द टाइम विद द असेसी हैज ऑक्यूपाइड द हाउस, असेसी हैज ऑक्यूपाइड मतलब जिस समय के लिए वो रह रहा है वहां के लिए तुम्हें ये मेहनत करनी है। फॉर सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट शुड बी इग्नोर, रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी होगी वो हम सैलरी की मीनिंग में नहीं लेते। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन पीएफ शुड बी इग्नोर्ड, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो सर एक बार बुक से पढ़ लेते हैं और उसके बाद देख लेते कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो थोड़ा सा देख लेंगे। सर लास्ट टाइम मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, अब तक उसमें आपने डाइट नहीं पूछा है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एनुअल एक्रीशन वाला एक पॉइंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे एक बार, ठीक है। एनुअल एक्रीशन, रेजिडेंट, हाँ रेंट फ्री अकोमोडेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी डिटरमाइन करेंगे जो भी क्वेश्चन में होगा, और अगर फर्नीचर वगैरह है तो 10% ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 10%, 15 लाख टू 40 लाख है तो 7.5, और अदर केसेस यानी लेस देन 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी, और अगर फर्नीचर कॉस्ट वगैरह दी है तो 10% ऐड कर देंगे। सर वाह सर ये बुक तो बहुत कमाल की है, अरे तुमने अब तक बाई भी कर ली होगी मेरे दोस्त, नहीं बाई की तो व्हाट्सअप नंबर, अरे भाई मेरे को हर लेक्चर में बताना पड़ता है यार, ये देखो व्हाट्सअप का नंबर है 9354719404। नालायक को 1500 रुपये में अगर तुम्हारा अटेम्प्ट बच जाता है और तुम 60+ टैक्सेशन ले आते हो, एग्जाम ले आते हो, तो क्या ही चाहिए तुम्हें ज़िंदगी से। फटाफट बुक बाय कर लेना, व्हाट्सअप पे मैसेज करके, अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बुक लो फटाफट, और इस बार टैक्स में ठोक के मेरी तरफ से डीटी कर रहे हो ना, 30-40+ यहाँ से आ जाएंगे तुम्हारे 100%, हर एक क्वेश्चन तुम्हारी माइंड में सेट होगा, राइट। नाउ इसने कहा वेयर द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन द लीज और द रेंट बाय द एम्प्लॉयर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट, ठीक है, प्लस 10% ऑफ सैलरी प्लस 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट एडेड। सर एक क्वेश्चन है हमारे पास, आइए सर इसको स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड,
द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड मतलब जिसमें फर्नीचर वगैरह नहीं है, यानी फर्नीचर की कॉस्ट हम नहीं लेने वाले। ओके, बेसिक सैलरी जो है 8500 पर मंथ है, DA 2000 पर मंथ है, 30% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 2000 का 30% 600 होता है शायद, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। बोनस 1500 पर मंथ है। इवन द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम 1 अप्रैल 24, ही ऑक्यूपाइड द सेम ओनली फ्रॉम 1 नवंबर, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वो इसमें नहीं रहा है। देखो, इवन दो कंपनी अलॉटेड द हाउस, उसने उसे दे दिया। हमने एक नोट पढ़ा था, नोट में हमने ये लिखा था, जो 6 पॉइंट नोट्स में लिखे थे उसमें हमने लिखा था, अगर वो, ध्यान सुनना, वो जिस पीरियड में रहता है, अलॉट किया उससे बेहतर नहीं करता, जिस पीरियड से वो रहता है। ओके, तो कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द सैलरी, सैलरी का मीनिंग हम कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे सैलरी का मीनिंग निकालने का तरीका नहीं दे रखा उसने। देखो, 10% ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। सर एक क्वेश्चन बताओ, हाँ सर, कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम, कंपनी ने उसे, कंपनी रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रही है मुंबई में, तो सर हम क्वेश्चन में कौन सा रेट ले, मुंबई की पॉपुलेशन है, तो एक नोट यहां पे दिया नहीं है, नोट, सर सी ऑक्यूपाई कर रहा है 1 नवंबर से, वी हैव इंक्लूड द सैलरी ड्यू टू हिम ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मंथ्स ड्यूरिंग विच ही हैज ऑक्यूपाइड द अकोमोडेशन। तो ये हमारा नोट था, और नोट नंबर में कौन सा था बता दो तुम्हें, सैलरी शुड बी फॉर द टाइम विद द, हाँ नोट नंबर 4, जो 6 पॉइंट लिखे थे ना उसमें, हैंड सैलरी फॉर द 5 मंथ्स फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 इज कंसिडर। अब रेट कितना ले, तो ठीक है, नोट डाल रहे हैं कि भैया मुंबई है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस है, एज्यूम्पशन डाल देना। यहाँ पे नोट एक ही डाला हुआ है, आप दूसरा नोट भी एग्जाम में ही लिख के आओगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अनफिनिश्ड अकोमोडेशन, तो 8500, यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ वो नहीं रहा, तो 12 मंथ से जब 7 मंथ लेस कर दोगे तो कितने मंथ वो रहा, 5 मंथ ऑब्वियसली, तो 5 मंथ, तो 8500 पर मंथ मल्टीप्लाई में 5, नाउ 600 मल्टीप्लाई में 5, प्लस बोनस भी लेते हैं तो ये भी मल्टीप्लाई में 5, तो ये सबको जोड़ दोगे आप, मल्टीप्लाई में क्या लोगे 10%, तो दिस इज 5300, ये आपको टैक्सेबल होगा। क्या सिंपल क्वेश्चन है? यस सर, मजा आ गया? यस सर। क्वेश्चन है सर, यूजिंग द डाटा गिवन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट 1000 पर मंथ। सर हम 1000 का रेंट भी पे करते हैं, हम 1000 का रेंट भी पे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें रीइंबर्स हो रहा है वो हम लेस कर देंगे। तो ये हमने जब तुमने मेडिकल फैसिलिटी पढ़ी थी वहाँ भी मैंने कहा था, जब भी कोई चीज़ रीइंबर्स होती है तो उसको हम लेस कर देते हैं। तो 1000 इंटू में 5 हम क्या कर देंगे, इसे लेस कर देंगे, 300 ओनली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 5300 था और यहाँ पे 300। यहाँ पे है सर, यूजिंग द डाटा इन द इलस्ट्रेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट एबीसी लिमिटेड हैज टेकन द अकोमोडेशन ऑन द लीज। हमने लीज पे लिया है सर 1025, ठीक है सर। एंड मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ द 1000 पर मंथ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे देखो जो 1025 है आप मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना हो गया सर 5125। हायर चार्जेस हमने क्या पढ़ा था, हायर चार्जेस अगर एम्प्लॉय ने क्या कर रखा है, खुद रेंट पे ले रखा है, प्लस प्लस ये इसका अमाउंट हो गया। यहाँ पे इसने बोला 10% ऑफ द सैलरी रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, द लोअर ऑफ द टू, तो हम दोनों में से जो लोअर होगा वो ले लेंगे, ठीक है। और 5000 विच एवर इज लोअर, ये हमने ले लिया लोअर, तो जो डिफरेंस अमाउंट इज 125, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन इज लोअर, तो हम यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे 10% सैलरी ऑफ द रिलेवेंट पीरियड विच इज द लोअर इज बाय, हाँ पहले तो यहाँ पे यही क्या हमने 1000 इंटू 5 रेंट पेड और वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कहाँ से आई,
सैलरी का 10% 5300 ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 5300 और 5.25 विच एवर इज जो लोअर हुआ वो हमने ले लिया और हमने रेंट पे कितना किया है 5000 तो दिस इज 125। अरे सर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, हे भगवान, हे भगवान इस बुढ़ापे में मेरी हेल्प करो इन बच्चों से। देखो क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहा है, देखो कि आपने ऑलरेडी सैलरी निकाल ली है, कितनी आई थी 5300 आई थी। सर कैसे आई थी, यहाँ पे देखो दिस इज 5300 और दूसरा उसने कहा कि सर मैं 1025 जो है वो 5 मंथ के लिए वहाँ पे हायर चार्जेस शो हो रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज 5125 तो विच एवर इज लोअर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो दिस इज 5125 तो 5125 में से लेस कर दो जो भी रिकवर हुआ है, जो वो रेंट के तौर पे पे कर रहा है, तो 5000 रेंट के तौर पे पे कर रहा है, कैसे हुआ सर 1000 मल्टीप्लाई में 5 तो ये आपने लेस कर दिया तो 125 जो है वो आपका टैक्सेबल हो गया। इतनी सी बात थी यार, ठीक है, ओके समझ में आ गया सर क्वेश्चन। तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, यस सर हमारे पास और भी क्वेश्चन है, सारे आज ही करवाओगे? देखो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कर लेना तुम खुद से। ये गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन भी है, लाइसेंसिंग फीस वाला है, ठीक है, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट 700, ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन में लाइसेंस फी लेके तुम्हें क्वेश्चन करना होगा, ये तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, कर लेना और तुम्हें पता है क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है, 9354719404। बुक तो ले ली होगी, बुक लो, क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे भेजना कि तुम प्रेजेंटेशन कैसे एग्जाम में लिख के आने वाले हो, ठीक है, ओके ठीक है सर, चलो सर, ओके आइए। लिखिए सर, अब हम परक्विजिट नंबर 10 लिख रहे हैं, परक्विजिट नंबर 10, दिस इज होटल बेनिफिट्स, होटल बेनिफिट्स। सर आज हो जाएगा सर, 30 मिनट्स तो आपने एक ही पे लगा दिया, हाँ बाकी सब छोटे छोटे हैं, ठीक है, होटल बेनिफिट्स लिखिए सर, 25% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, तो विच एवर इज लोअर। सर होटल बेनिफिट क्या है, तुम आए हो, हाँ सर आए हो, कहाँ से आए हो सर, सर मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई, कहीं भी तुम्हारा शिफ्टिंग हुआ, तो होटल में रह रहे हो तुम, ओके, तो होटल तुम्हें पता है 5 स्टार वगैरह कितने महंगे होते हैं, पर डे का 4 to 5,000 होता है, 24% ऑफ सैलरी तुम्हारा टैक्सेबल होगा, ठीक है। हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर हायर चार्जेस बॉस ने क्या पे किए वो विच एवर लोअर जो होगा तुम्हें टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नोट है, नोट लिखना पड़ेगा कि मान लो तुम्हें हमने ट्रांसफर किया और तुम 6 महीने से अपना घर देख ही नहीं रहे, मैंने क्या एग्जांपल लिया, 6 महीने से अपना घर देख ही नहीं रहे, अगर 6 महीने तक अपना घर देख ही नहीं रहे और बॉस क्यों उठाएगा तुम्हारा खर्चा, जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं उतना होटल का खर्चा आ रहा है भाई। तो अगर तुम्हें ट्रांसफर हुआ है तुम्हारा और अप टू 15 डेज तक तुम होटल में रह रहे हो, अप टू 15 डेज, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन 15 डेज को क्रॉस कर रहे हो, तुम जा ही नहीं रहे होटल से, तुम कह रहे सर मैं होटल में ही रहूंगा सर मस्त, आप देते रहो खर्चा, तो वो तुम्हारी सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन सर वो कह रहे हैं बॉस को लूटो लेकिन इतना मत लूटो कि बॉस ऊपर निकल जाए, ठीक है, ठीक है सर, इतने अच्छे बॉस होते क्या, होते होते हैं। इफ होटल बेनिफिट्स इज प्रोवाइडेड टाइम ऑफ transferred of employee and is up to 15 days
then it is not taxable. क्या कह रहे हैं, इफ होटल बेनिफिट इज प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ ट्रांसफर, आपको ट्रांसफर के टाइम होटल की फैसिलिटी दी जा रही है तो 15 डेज तक है तो टैक्सेबल नहीं है। अब मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, केस मतलब जो प्रैक्टिकल मैंने देखा। एक हमारे भैया हैं भामकर भैया, ओम भामकर, ठीक है, मोर्शी, मोर्शी से, मोर्शी आई थिंक किसी ने नाम सुना हो, आई डोंट नो, महाराष्ट्र साइड आता है, अमरावती साइड मोर्शी, उधर उधर, ठीक है। तो वो उनका ट्रांसफ़र, वो पुणे रहते थे, पुणे से अभी उनका फरीदाबाद दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ। अब वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेके आए, बेटी 4 to 5 ईयर, ठीक है। अब वाइफ की एज मत पूछना, ठीक है तुम तो कुछ भी पूछना होता है। तो अब क्या हुआ, उन्हें प्रॉपर टाइम दिया गया कि आप अपने लिए फ्लैट देख लो, आप अपने लिए घर देख लो, आपका पूरा शिफ्टिंग का खर्चा A to Z कंपनी ने पे किया। 1 ईयर की एजुकेशन फीस भी बच्चे की कि हाँ चलो ट्रांसफर हो रहा है, हमारे वैसे हो रहा है। मतलब कई बार अच्छी कंपनियां, अच्छे बॉसेस ऐसा करते हैं। तुम्हें जो लग रहा है प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल होता है। तो उन्होंने विपुल प्लाजा में होटल लिया, अराउंड 1 मंथ वो वहाँ पे रहे, फिर उन्होंने अपना फ्लैट सेलेक्ट किया, फिर वो उसमें शिफ्ट हुए। तो बॉस ये सारा खर्चा उठाता है। तो हमारा पॉइंट क्या है कि भाई आप कितने महीने टाइम ले रहे हो, 2 मंथ्स का, तो हम 15 डेज तक का है तो टैक्सेबल नहीं करेंगे, लेकिन 15 डेज को क्रॉस हो रहा है तो वी विल टैक्स इट। ओके, हम सैलरी का पार्ट उस खर्चे को बनाएंगे। यहाँ पे एक नोट लिखते हैं इंपॉर्टेंट, रिकवरी ऑफ रेंट इन होटल स्लैश रेंट फ्री अकोमोडेशन। अरे यार मेरा पेज छोटा पड़ गया, सॉरी, थोड़ा सा इसको घिसका लेता हूँ। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, होटल या रेंट फ्री अकोमोडेशन में जो भी होंगे चार्जेस, ठीक है, आप लेस कर दोगे जो भी आपकी रिकवरी हुई है, जैसा आपने क्वेश्चन में भी मेरे साथ देखा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो होगा टैक्सेबल। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ओके सर, अब मैं तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके जा रहा हूँ कार फैसिलिटीज के पास। भाई साहब, ठीक है, कार फैसिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। अगर ये नहीं आता तो एग्जामिनर आपको फंसा देगा, और अगर ये नहीं आता तो मेरे भाई साहब, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, सैलरी का टॉपिक इनकम्प्लीट है अगर तुम्हें कार फैसिलिटीज नहीं आता। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए, कार इज यूज्ड फॉर, कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। कार किस लिए यूज हो रही है सर, पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस मतलब, अब मान लीजिए आपको कार दी गई, ओके, जैसे आप मूवीज में देखते होगे, गवर्नमेंट की कार है, भाभी जी को भी ड्रॉप किया जा रहा है, उसके बाद और भी जानते ही हो, तो समझ रहे हो ना घूमा जा रहा है, मूवीज देखी जा रही है, गवर्नमेंट की कार है और सब यूज़ हो रहा है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी में भी होता है, बट ऐसा नहीं है, मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है। मैंने रियलिटी में ऐसा बहुत कम देखा है, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, मुझे गलत चीज़ें नहीं दिखाई देती थी। ओके, तो अब पर्सनल पर्पस के लिए आप अपनी वाइफ को, बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पर्सनल पर्पस, कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। और कार किसकी सर, बॉस की। अबे सर, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, ठीक है। कार, मेरा क्वेश्चन है सर, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बॉस की कार है सर। सर बॉस की कार में हम रप्पा 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 खेल रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। अब तो सर 10% ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे लेंगे, जो कॉस्ट होगी, जो भी खर्चा आएगा, उस कॉस्ट का 10%। सर कार हायर्ड बाय
एम्प्लॉयर। बॉस की कार ही नहीं है सर, बॉस ने भी उसको रेंट पे लिया है, ठीक है। नाउ हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अब क्या होगा सर, टैक्सेबल क्या होगा, ऑब्वियसली विच एवर इज जो लोअर होगा हम ले लेंगे। तो आप यहां से क्या ले लोगे, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट ले लोगे अपना, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा 10% ऑफ कॉस्ट और हायर चार्जेस जो भी दिया होगा वो हम ले लेंगे टैक्सेबल। सर अगर कोई भी ड्राइवर भी दिया था साथ में, तो ड्राइवर सैलरी भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, मैंने खुद से अपना ड्राइवर रखा है, मैं अपने घर से लेके आया था अपना ड्राइवर, ठीक है, तो हम ऐड नहीं करेंगे, बॉस पे कर रहा है तो ऐड करेंगे, ठीक है। सर ऐड रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। सर रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस कौन देगा, अगर बॉस दे रहा है, इफ पेड पेड बाय एम्प्लॉयर। सर बॉस दे रहा है तभी ऐड करेंगे, अगर मैं खुद से अपना रनिंग मेंटेनेंस दे रहा हूं तो नहीं ऐड होगा। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट। मतलब बॉस के पैसे पे अगर तुम कार एंजॉय कर रहे हो, पीके द डांसिंग कार, ठीक है, अगर तुम सुपरमैन बन रहे हो, बॉस की कार लेके तुम घूम रहे हो, एंजॉय करो, शिमला मनाली सब घूम रहे हो, ठीक है, घूमो एंजॉय करो, 10% ऑफ द कॉस्ट वो ऐड कर लेंगे, या फिर हायर चार्जेस जो भी बॉस ने पे किया वो ऐड कर लेंगे। अगर ड्राइवर की सैलरी बॉस दे रहा है तो ऐड करेंगे, अगर मेंटेनेंस चार्जेस बॉस दे रहा है तो ऐड करेंगे। सर पेट्रोल चार्जेस, पेट्रोल का तुम हिसाब रख ही नहीं सकते यार, इतना ही टैक्स कर दो पहले, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है सर, पहला हो गया सर। नाउ सर सेकंड, कार इज यूज्ड फुल्ली फॉर ऑफिस पर्पस। कार किसके लिए यूज हुई है सर, फुल्ली यूज हुई है ऑफिस पर्पस के लिए, ओके। तो बताओ कितना टैक्स लगाओगे, सर कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि ऑफिस पर्पस के लिए तो टैक्सेबल क्यों, टैक्सेबल तब होगा जब पर्सनल पर्पस के लिए होगा, इट इज एग्जाम्प्ट, इट इज एग्जाम्प्ट, ओके। लेकिन सर एक काम इसमें बताया है, सर क्या काम बताया है, काम ये बताया कि सर आपको लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। व्हाट इज लॉग बुक, मतलब हमें थोड़ा सा रिकॉर्ड चाहिए। लॉग बुक क्या, कि जब कार ऑफिस पहुंची, लेट सपोज मंडे, ठीक है, ऑफिस टाइम 9 AM, कार का किलोमीटर कितना शो हो रहा है सर, 2556, ओके। अब मंडे, राइट, अब कार निकल गई, ऑब्वियसली कार ऑफिस में खड़ी है तो कहाँ चली होगी, फिर हम 10 AM चेक करेंगे, सॉरी 9 AM चेक करेंगे, कब सर, ट्यूसडे। सर ऐसा आज भी होता है, 100% होता है मेरे भाई, 100% होता है, ऑफिस में जब कार जाती है तो ऐसा ही होता है। जब तुम कार अपनी मेंटेनेंस के लिए कहीं सर्विस के लिए लेके जाओगे, जैसे मेरे पास मारुति की कार है अभी फिलहाल, ठीक है, तो अब सर दूसरी कार नहीं लेंगे, लेंगे ना, बहुत सपने भाई मेरे, फॉर्च्यूनर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, सब सब करेंगे, हाँ एक एक करके करेंगे, तुम्हारी कृपा, ऊपर वाले की ब्लेसिंग, माता रानी का आशीर्वाद, सब कुछ होगा। तो अब मान लो ट्यूसडे, अब ट्यूसडे हम चेक करेंगे कि सर मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना, मतलब 200 किलोमीटर ऐड होना चाहिए, तो तुम्हारा होना कितना चाहिए, 2656। तो ये जेन्युइनिटी चेक करने के लिए तुम्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बोलो हाउ, भारत माता की जय। अच्छा जब से वो छोड़ो, कहीं और टॉपिक ऐड करेंगे, आइए लिखिए, इफ एम्प्लॉयर maintained record of each journey and employer certify that car is used
फॉर ऑफिस पर्पज। सर आ गया सर समझ में, ओके ठीक है सर। अब केस और दिखाता हूं मैं आपको। सर और भी केस है? यस सर और भी केस है, आइए लिखिए। अभी तुमने जो पहला पॉइंट देखा, कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस, राइट? तो उसमें 10% ऑफ द कॉस्ट प्लस हायर चार्जेस प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस मेंटेनेंस चार्जेस ऐड करके टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इतना आपने सीखा, ओके। सेकंड तुमने सीखा कि कार यूज हो रही है ऑफिस पर्पस के लिए, तो फुल एग्जाम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्प्ट। अब हम कहेंगे पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं ऑफिस भी आता जाता हूँ प्लस अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना बाकी चीजें भी करते हैं, ठीक। अब क्या करोगे? अब लिखो सर, कार इज यूज फॉर partly for office and partly for personal purpose. कार इज यूज फॉर पार्टली फॉर ऑफिस पार्टली फॉर पर्सनल। तो सर इसमें दो क्वेश्चन है, कार बॉस की है या तो एम्प्लॉय की है? तो पहला ले लेते हैं जी, कार एम्प्लॉय की है। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय की कार है, ओके ठीक है सर। अच्छा तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा है? सर एम्प्लॉय दे रहा है। एम्प्लॉय की कार और वही दे रहा है तो हम इसमें टैक्स क्यों मांगेंगे? नो टैक्स। सर टैक्स क्यों नहीं? अरे भाई उसकी कार है, वो कुछ भी करे, वो रनिंग मेंटेनेंस भी दे रहा है, कार भी उसी की, तो हम क्यों कुछ बोले? हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉयर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है या फिर एम्प्लॉयर उसे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। सर रनिंग एंड मेंटेनेंस इज पेड बाय एम्प्लॉयर। अब क्या होगा सर? ठीक है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लेंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब तुमने कितना खर्चा दिया, बॉस ने कितना खर्चा दिया, लेस करेंगे कार छोटी है या बड़ी है। यानी अगर फॉर्चूनर है, मतलब थार 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 की बात कर लेते हैं, जो कार है ब्रीजा कार जो है वो ब्रीजा कार हो गई या फिर L6 करके शायद आती है मॉडल, मतलब जो 1600 सीसी से कम है। अगर आपकी जो कार है वो 1600 सीसी तक है, ठीक है, तो 1800 पर मंथ आप लेस कर सकते हैं, ठीक है, स्लैश। अगर आपकी कार 1600 सीसी से ज़्यादा है तो आप 2400 पर मंथ लेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज टैक्सेबल परक्विजिट। देखो जब मुझे याद करना था तो मैंने सोचा मारुति की कार है कि महिंद्रा की कार है। मारुति की कार ब्रीजा L6 जो उसके टॉप मॉडल है उसमें 1500 सीसी का ही इंजन आता है, ठीक है, अराउंड 1500 ही मैं आपको बता रहा हूँ। और महिंद्रा की कार है यानी थार है तो ऑब्वियसली उसमें 1800 अप्रॉक्स का इंजन है, यानी 1600 क्रॉस हो जाता है। यानी अगर महिंद्रा की कार है, थार है, तो 2400 पर मंथ आपको लेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मारुति की कार है तो 1800 पर मंथ। सर एक क्वेश्चन आया सर ये 600 का डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंजन जितना छोटा होगा मेंटेनेंस उतना कम होगा, खर्चा उतना कम होगा। इंजन जितना बड़ा होगा हॉर्स पावर उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा उसका मेंटेनेंस होगा, इसलिए वहां पे 2400 पर मंथ लिखा गया है, ठीक है सर। सर समझ में आ गया सर? और भी कुछ समझाना है? हाँ सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
I have a space. Let me check. Yeah, I have enough space. Sir, B. Car is owned by employer. कार किसकी सर? बॉस की। ओके, ईएमआई कौन पे करता होगा? बॉस। अब क्वेश्चन है रनिंग एंड मेंटेनेंस का, बताओ। तो आप लिखेंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। पेड बाय नहीं, पेड बाय लिखते हैं यहां तक, पेड। सर एम्प्लॉय पे करता है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय पे करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन पे करता है? एम्प्लॉयर। अब ध्यान सुनना, कार किसकी? बॉस की, और पे भी कौन कर रहा है? बॉस। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट हमने अभी सीखा था कि अगर 1600 तक की सीसी की कार है, सर ये हमें कैसे पता चलेगा? हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम का। अरे भाई क्वेश्चन में लिखा रहेगा मेरे भाई। तो 1800 पर मंथ आपको टैक्सेबल होगा। किसको? बॉस को? नहीं नहीं, एम्प्लॉय को। ठीक है। और अगर 1600 से ज्यादा है, यानी थार है या फिर स्कॉर्पियो, ठीक है, तो फिर 2400 पर मंथ। ठीक है सर, एम्प्लॉय ही पे कर रहा है, खर्चा एम्प्लॉय पे कर रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे टैक्सेबल अमाउंट अगर 1600 सीसी यानी ब्रेजा कार है, ठीक है, मारुति की कार है, तो 600 पर मंथ आपको टैक्स किया जाएगा। सर मुझसे टैक्स ले ही क्यों रहे हो? क्योंकि पार्टली है ना, तो ईएमआई मान के चलो, एक ईएमआई का पोर्शन ले रहे हैं तुमसे 600, ठीक है। और अगर बड़ी कार है यानी थार है तो 900 पर मंथ तुम्हें टैक्स किया जाएगा। ठीक है, ओके सर, दोनों में फर्क क्यों है? यहाँ पे अमाउंट अलग, वहाँ पे अमाउंट अलग। क्योंकि वहाँ कार भी इंप्लॉयर की है और मेंटेनेंस चार्जेस भी इंप्लॉयर दे रहा है, इसलिए अमाउंट ज़्यादा है। और यहाँ पे कार इंप्लॉयर की है लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस इंप्लॉय दे रहा है, इसलिए यहाँ टैक्सेबल अमाउंट कम है। सर सर दो नोट लिखवाने मुझे इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ठीक है, दो नोट लिखवाने इंपॉर्टेंट। नोट पहला, सर ये जो अभी हमने केस किए, अगर मान लो एक वर्ड होता है ड्राइवर, आपको एक ड्राइवर भी दे रहा है बॉस, तो 900 पर मंथ उसके भी ऐड हो जाएंगे। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड ड्राइवर, ब्रैकेट में लिखना है रामू काका, देन 900 पर मंथ should be added to above taxable amount। मतलब जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा उसमें 900 चॉफर के, ड्राइवर के ऐड हो जाएंगे। सर एक केस बेस स्टडी आ जाती है, जो कि केस बेस स्टडी एमसीक्यू वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है सर? पर्पस, ध्यान सुनना, पर्पस पर्पस है सर पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान सुनना, अगर अप टू 1 कार, अगर बॉस ने आपको एक कार दी है
तब तो ये क्या हो जाएगा, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। अगर मोर देन वन कार है, ध्यान सुनना, मोर देन वन कार, ऐसा क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, बहुत कम ही चांसेस ऐसा आएगा, लेकिन फिर भी आप सीखो। अगर मोर देन वन कार है, मान लो एक तुम्हारे लिए दी, एक तुम्हारी वाइफ के लिए, एक तुम्हारे मम्मी पापा के लिए, 3 कार दे दी, तो अप टू वन कार, अप टू वन कार पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, और रिमेनिंग कार, रिमेनिंग कार, ठीक है, लेट सपोज टोटल 3 कार दे दी बॉस ने, ठीक है, तो रिमेनिंग कार यानी जो 2 कार हैं वो हो जाएंगी कलाकार, और हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, पर्सनल पर्पस। ये हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं भैया अपने एम्प्लॉय से प्यार करो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो कि डूब के मर जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो अपने प्यार और की लिमिट का, ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब एक बार जरा बुक से देख लेते हैं, मोटर कार, अरे वाह सर क्या चार्ट बनाया है सर, मजा आ गया सर, इसलिए मैं कह रहा था बुक है तुम्हारे पास तो तुम गॉड हो टैक्स के, फटाफट फटाफट कुछ भी रिवाइज कर सकते हो, नोट से पढ़ा, बुक से पढ़ा, रेडी, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। टैक्सेशन का बाप बन जाओगे, बाप इन द सेंस एक्सपर्ट बन जाओगे अगर तुमने बुक से और नोट से अच्छे से पढ़ लिया। एम्प्लॉयर, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर, कार ओन्ड एंड हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर, और क्या है सर, होली ऑफिशियल यूज, ऑफिशियल यूज है पर कुछ है ही नहीं, बट हमारे पास क्वेश्चन है सर पार्टली पर्सनल है, तो 1.6 लीटर तक है तो 1800 पर मंथ, 1.6 लीटर तक है तो 2400 पर मंथ, चॉपर यानी ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ ऐड किए जाएंगे। कार किसकी है सर, एम्प्लॉई, एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉई, तो इसे हम परक्यूजेट नहीं मानते, ठीक है। एक्चुअली अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज अ रिड्यूस बाय द परक्यूजेट वैल्यू अराइव्ड इन वन, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी उसमें से हम लेस कर देंगे जो भी बॉस ने आपके खर्चा किया है वो। नो एम्प्लॉई की कार है, एक्सपेंस मीट कर रहा है एम्प्लॉई, ठीक है, लेकिन पार्टली पर्सनल भी है, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, तो 1.6 लीटर तक 600 पर मंथ, 1.6 लीटर तक 900 पर मंथ, और ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ जोड़ दिए जाएंगे। ये थोड़ी सी बातें, ये थोड़ा सा होमवर्क है, दे रहा हूँ, पढ़ लेना। चलिए सर, अब यहाँ पे कुछ बातें और, आज के लेक्चर की कुछ खास और लास्ट बातें। कितने पॉइंट हो गए, 11 10 11 11 ही हुए अभी तक, ओ 10 11, हाँ भाई 11 ही चल रहा है अभी तक तो। अब ना एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान सुनना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा और कुछ ऐसी चीजें बोलने वाला है जिसे सुन के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं है क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूं। ये है सर टैक्सेबल परक्विजिट। क्या क्या है सर टैक्सेबल परक्विजिट, अगर वो आपको दे रहा है गैस की फैसिलिटी, आपको दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, वो आपको दे रहा है वाटर सप्लाई, तो मेरे बच्चे टैक्सेबल परक्विजिट आपका ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा, सॉरी टैक्सेबल रहेगा पूरा का पूरा, यानी इसमें कोई भी माफी नहीं है, सब कुछ आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। सर आपको फ्री सर्वेंट भी दे रखा है, काम वाली बाई, काम वाले भैया, ठीक है। थर्ड, अदर कोई भी बेनिफिट है, अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है टैक्सेबल कर देना, ठीक है। सर अब यहां पे कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो कि टैक्सेबल है ही नहीं, लिखिए परक्विजिट्स नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल परक्विजिट, इसको हम रेड पेन से अंडरलाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ग्रीन से यूज करते हैं क्योंकि टैक्सेबल नहीं है, ओके। क्या क्या सर टैक्सेबल नहीं है,
अगर बॉस ने टेलीफोन दिया, ठीक है, मोबाइल बिल, पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, तो सर क्योंकि इसमें पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल करना पॉसिबल भी नहीं है, और ऑब्वियसली जितने भी कॉल्स होंगे बॉस ही करेगा, और जो एम्प्लॉय होगा वो अपने कस्टमर को करेगा मोस्टली ऑफिस टाइम में। घर पे जाके अब वाइफ से अगर दो बातें कर भी ली तो उसके लिए क्या टैक्स लगाओगे, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय बाय एट रिजनेबल प्राइस। लेट सपोज एप्पल अपना एक फोन 1 लाख का देता है, वही उसने अपने एम्प्लॉय को भी 1 लाख का दिया, तो इसमें क्या तुम टैक्स लगाओगे, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने तो पढ़ा नहीं था, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। थर्ड, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी आपको कहीं दुर्घटना में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए बॉस अगर प्रीमियम दे रहा है तो ये भी आपको टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी perquisites is paid by एम्प्लॉयर। अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे अगर टैक्स दिया गया है, ठीक है, तो वो भी आपको क्या है सर, टैक्सेबल नहीं कहलाएगा। इन द लास्ट, स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉय एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे ने 90 क्रॉस किया, फर्स्ट आया, तो उस पर बॉस के पास 40,000 50,000 उसकी स्टडी के लिए देता है, तो ये भी नॉन टैक्सेबल परक्विजिट कहलाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा था 13, एंड द लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, 14, ये है सर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय फॉर एयरलाइंस, रेलवेज फैसिलिटीज, ठीक है। ये कौन से एम्प्लॉय हैं, जो रेलवे में या एयरलाइन में काम करते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। तो एयरलाइन में या रेलवे में काम करते हैं, तो इनके लिए क्या होगा, अगर आप फॉर एयरलाइंस हैं या रेलवे एम्प्लॉय है, मतलब आप उसी के एम्प्लॉय हैं, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं लेकिन आपके बॉस ने आपको फैसिलिटी दी फॉर अदर एम्प्लॉय, तो इस केस में क्या है सर, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, मतलब आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जो रेलवे या एयरलाइन में काम करते हैं, और आपका बॉस भी कौन है, रेलवे वाला या एयरलाइन वाला, ठीक है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप कोई अदर एम्प्लॉय है, ठीक है, तो आपको फुल्ली टैक्सेबल है। एंड द लास्ट, इसके बाद हमारे सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अलाउंस हो ही चुका है, दिस इज 14 एंड द लास्ट 15। मेरी काउंटिंग सही चल रही है ना मेरे भाई, हाँ, 12 13 14 एंड 15। लिखिए सर, एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन
फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज। ओके, अगर हम अपने एम्प्लॉय को पढ़ने के लिए, ध्यान सुनना, एम्प्लॉय को पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारा बच्चा है, एम्प्लॉय है, मैंने कहा भाई तुझे कंप्यूटर आता है क्या, उसने कहा नहीं आता, अरे जा सीखना, खर्चा मैं दूंगा, डोंट वरी, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। अगर एम्प्लॉय को हम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, फुल्ली एग्जाम्प्ट नहीं, इसके लिए हम ग्रीन पेन यूज करेंगे, फुल्ली एग्जाम्प्ट। ठीक है सर, हाँ सर, सर मेरा बच्चा है सर, ओके, हम अपने एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉयर का बच्चा नहीं, हम एम्प्लॉय के बच्चे की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय का जो बच्चा है हम उसे पढ़ने की फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब हमने अपना ही स्कूल बना रखा है और हम एम्प्लॉय को पढ़ने की फैसिलिटी दे रहे हैं। लिखिए, इट इज exempt if value of education is up to rupees 1000 per month per child। तो आपका अगर एजुकेशन इज वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जो भी हम दे रहे हैं उसका खर्चा अगर 1000 तक हम दे रहे हैं तो माफ है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और आ जाता है, एजुकेशन फैसिलिटीज is provided by employers on institution। भाई मेरा खुद का है, खुद का है तो पूरा माफ, चाहे जो भी अमाउंट हो। ठीक है, यहां पे एक और लिखिएगा, और इंस्टीट्यूशन where employer have tie up, otherwise it is fully taxable। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके सर, ये क्या कह रहा है कि एजुकेशन फैसिलिटीज हम दे रहे हैं प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स ऑन इंस्टीट्यूशन, खुद का इंस्टीट्यूशन है तो क्या है सर, एग्जाम्प्ट है। और टाई अप क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उसके बच्चों को डीपीएस में पढ़ाऊंगा मैं, उसका खर्चा मैंने टाई अप कर रखा है, टाई अप टाई अप टाई अप टाई अप, समझ में आता है टाई अप? ठीक है, जैसे कोक एंड मैकडी टाई अप, ठीक है, पिज्जा एंड मैकडी टाई अप, लेज एंड कोक टाई अप। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें टाई अप का मतलब, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट रहता है। सर अदर को रिलेटिव है तो, अदर रिलेटिव, अदर रिलेटिव है तो आप लिखेंगे फुल्ली टैक्सेबल। इसी के साथ हमारा परक्विजिट का सीरीज अभी के लिए कंप्लीट होता है, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर दें। ओके ठीक है सर, तो एक बार आके बुक चेक कर लेते हैं, होमवर्क्स में आपको मार्क करा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, ज़रा देखना चाहेंगे आप मेरे साथ? सर पहले तो पढ़ा तो दो आपने, हमने आपकी बुक ली है सर, हमें ही बताओ। ठीक है, देखो यार, परक्विजिट्स आर फुल्ली एग्जाम्प्ट, टेलीफोन मोबाइल बिल पेड, स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉय, गुड्स सोल्ड एम्प्लॉय टू रीजनेबल प्राइस, और टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। ठीक है, फ्री सर्वेंट, सर्वेंट दिया है सर, फुल्ली टैक्सेबल। अदर परक्विजिट है, फुल्ली टैक्सेबल। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई है, फुल्ली टैक्सेबल। एजुकेशन फैसिलिटीज, आइए सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड एंड ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, और इफ एजुकेशन फैसिलिटीज आर अनदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय रीजन हैज बीन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर।
तो कह रहा है भैया वैसे तो सिमिलर इंस्टीट्यूशंस का जो भी खर्चा है आप देख लो, 1000 रुपीज़ तक हम माफ़ कर देंगे, अगर खुद का है तो एग्जाम्प्टी है। उसने कहा अदर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन दैट बिहाफ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बेनिफिट माना जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 1000, ठीक है सर। द एग्जाम्पशन ऑफ 1000 पर मंथ इज अलाउड इन केस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड इन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई, नॉट इन द केस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड टू हाउस होल्ड मेंबर्स। बच्चे को पढ़ा रहा है 1000 रुपीज़ तक माफ है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, who is engaged in the carriage or passenger of the goods to any employee or any member of his household for personal or private journey free of cost, concession rate in any conveyance owned or lease or made available by another arrangement of such employer for the purpose of transport of passenger or goods. The value of benefit इन्होंने यहाँ पे बता दिया हमें, shall be taken to the value at which benefit or amenities offered by such employer. However, there would be no such perquisite of employee of airline or railway. मतलब जो खर्चा बॉस उठाए वो तुमको ऐड करना है, लेकिन हाँ अगर एम्प्लॉय भी वही है और एम्प्लॉयर भी वही है तो माफ हो जाएगा। बाकी चीजें आप अभी तक मेरे साथ पढ़ चुके हो। एक क्वेश्चन है, जरा देखना तो, X and Y are working in MS Gamma Limited as per the salary of fixation norms. The following perquisite, Mr. X who is engaged in the domestic servant 500, domestic servant taxable होता है, his employer reimburse the entire salary paid to the domestic servant 500 per month, taxable है सर। Mr. Y has provided a domestic servant 500 per month part of the remuneration package। तो सर ये अब तुम खुद जवाब दे दो, बच्चों वाले क्वेश्चन से, ठीक है। बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए थे आपके, पहले ही हमने डिस्कस कर दिए हैं। कल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है एक ये है एडजस्टमेंट नंबर 10, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 9 और 10, ठीक है, ओके। बाकी दो क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं अब तक के, राइट, सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं। और कल मैं चाहता हूँ एक दो क्वेश्चन में लिख के भी दिखा दूँ कि एग्जाम में अगर प्रेजेंटेशन आएगी तो कैसे आएगी, अगर आप एग्री करते हो तो मुझे बता देना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप देख लो मेरी साइड से। तो कल का जो मैं अपनी साइड से क्वेश्चन रख रहा हूँ, एक तो ये जो कल हम क्लास वर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारे लिए क्लास वर्क रख लेंगे जो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए सॉल्व करूंगा अपनी साइड से। और ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, अब तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 5 ये कोशिश करेंगे क्लास वर्क या होमवर्क हम देख लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग जो भी होगा। तो अभी के लिए हमने ये प्लानिंग कर ली, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिवीजन ऑडियो स्टार्ट करने से पहले दिल से थैंक यू बोल दो यार, बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और याद रखना शेयरिंग इज केयरिंग। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको पहले से जरूर शेयर करना कि हाँ मास्टर बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और हो सकता है आपने इतने कम समय में, अगर हम मान लीजिए 1 आवर भी पर लेक्चर देखिए तो अराउंड 6 to 7 आवर में सैलरी खत्म कर दी। अगर डबल स्पीड में देखोगे 3 to 4 आवर्स क्या ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर रिवीजन में तुमने नोट्स और पढ़ लिया 2 to 3 आवर्स में सैलरी कंप्लीट, क्या ही चाहिए, और उससे भी कम में चाहिए तो ऑडियो रिवीजन में आपके लिए बना ही रहा हूँ, ठीक है सर। तो हम परक्यूजेट का ऑडियो बनाने जा रहे हैं, और नालायक को ऐसा तो नहीं तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, कर लेना, ठीक है। और गुरु दक्षिणा के तौर पे एक थैंक यू कमेंट बॉक्स में। चलिए सर स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी। दोस्तों हम करने जा रहे हैं सैलरी टॉपिक का रिवीजन, और इसमें जितने भी परक्यूजिट्स हैं अराउंड 15 परक्यूजिट्स हमने क्लास में लिखे हैं, वो 15 परक्यूजिट्स का इन अ सिंगल ऑडियो हम पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं, ओके। तो परक्यूजिट्स जो भी डिफाइन है 17 सबसेक्शन 3 में डिफाइन है। सर अलाउंस और परक्यूजिट में डिफरेंस क्या होता है। अलाउंस जो होता है वो मॉनेटरी बेनिफिट होता है, लाइक तुम मेरे ऑफिस के पास रहो, मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दे रहा हूँ, दिस इज अलाउंस। परक्यूजिट मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे रहा हूँ, तुम मेरे घर में रहो, दिस इज परक्यूजिट, ओके। सो पहला है पढ़ने से पहले कुछ सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं लास्ट ऑडियो के। ग्रेचुइटी का 10-10, पेंशन का 10-10 ए, और लिव इनकैशमेंट का 10-10 डबल ए, आरसी रिट्रेसमेंट कंपनसेशन का 10-10 बी, वीआरएस का 10-10 सी, दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट, ओके। लीव ट्रेवल कंसेशन, सर ट्रेवल कर रहे हो एयर से
तो एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमिक क्लास फेयर विच एवर जो लोअर होगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ट्रेवल कर रहे हो आप एनी अदर मोड लाइक रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, यस, तो एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी रेलवे फेयर जो है विच एवर इज लोअर होगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो सर बस फैसिलिटीज है, हाँ, तो एक्चुअल एक्सपेंस और डीलक्स क्लास बस फेयर विच एवर जो लोअर होगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर बस फैसिलिटी भी नहीं है, तो एक्चुअल एक्सपेंस, और मान लो कि अगर वहां तक रेलवे जाती, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास रेलवे का टिकट क्या होगा वो बता दो, विच एवर इज लोअर होगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर एलटीसी के लिए कुछ खास बातें हैं जो क्वेश्चन के समय तुम्हें ध्यान देनी है, जो मैंने होमवर्क दिया है आज लेक्चर में उसमें ये बातें यूज होंगी। ब्लॉक के बारे में जो होमवर्क आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन जो होमवर्क दिया है मैंने लास्ट में से, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, वहां पे ये यूज होने वाला है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और हाँ, जितने भी दोस्त ऑडियो सुन रहे हैं इसका फ्री लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पहले लेक्चर देखो, होमवर्क के क्वेश्चन करो, फिर ऑडियो लास्ट मोमेंट के लिए और रिवीजन से पहले, टेस्ट से पहले और एग्जाम से पहले के लिए। तो आप इसे कंप्लीट स्टडी ना समझे, जो मेहनत है वो मेहनत है, पहले वो कर ले फिर ऑडियो सुने, बट हाँ टाइम नहीं है, ऑडियो फॉर यू। और हाँ, मेरी गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे एक थैंक्स आप व्हाट्सएप पे बोल सकते हो 9357199404, ओके। तो ये क्या है सर, एलटीसी एग्जाम्पशन जो अवेलेबल होती है वो 2 ईयर्स के लिए होती है इन ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। इफ एग्जाम्पशन नॉट क्लेम इन एनी वन ब्लॉक कितने का होता है सर, 4 ईयर का। अगर आपने कोई एग्जाम्पशन नहीं ली तो आपको 2 एलटीसी मिली थी, 1 एलटीसी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है सर, ओके। उसके बाद सर एलटीसी फॉर 2 चिल्ड्रन, तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे क्लास के अंदर। एलटीसी फॉर 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1st and 98, मतलब 1998 के बाद। ऑब्वियसली जितने भी आप में से होंगे मोस्टली जो होंगे वो 98 के बाद के ही होंगे, बट हाँ कुछ पहले के भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कहा जा रहा है कि सर यहाँ पे केस बेस स्टडी होती है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टडी मैट में क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में करवाया भी था। केस नंबर 1, आपको एक बच्चा हुआ, राइट, और दूसरे बच्चे 2 हो गए, ट्विंस। पहला बच्चा हुआ, मुझे क्या पता था कि अगली बार में ट्विंस होने वाले हैं, मुझे नहीं पता, टोटल 3 बच्चे हो गए, तीनों एग्जाम्प्ट, ठीक है। अगर सर पहली बार में ही डबल बच्चे हो गए, ठीक है, डबल धमाल हो गया, तो सर अगली बार में तो ऑब्वियसली तुम करोगे तो एक ही होगा जनरली, तो 3 हो जाएंगे। तो पहले वाले 2 माफ है, नेक्स्ट वाला टैक्सेबल है। और पहले वाले केस में पहला था, अगली बार 2 हुए, मुझे पता नहीं था, तो इस कारण में तीनों ही माफ हो जाएंगे। ये चीज हमने क्वेश्चन के दौरान और क्लास के दौरान सीखी थी, ओके। मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं सर। ट्रीटमेंट इन इंडिया करा रहे हैं आप, ट्रीटमेंट करा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर्स का हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। लेकिन सर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक में, सर क्वेश्चन है इसके ऊपर स्टडी मेट में, हमने किया भी है, ये मत बोलना नहीं किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्राइवेट क्लिनिक में करा रहे हैं, फैमिली डॉक्टर से करा रहे हैं, नर्सिंग होम से में करा रहे हैं, ईटीसी, तो फुल्ली टैक्सेबल है, ओके। अगला सर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जा रहे हैं सर, तो सर ट्रीटमेंट आप कराने जा रहे हो तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय हो सकता है, खुद का इलाज करा रहे हो, स्पाइस वाइफ या हस्बैंड जो भी, चिल्ड्रन या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव, मम्मी पापा भाई बहन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था जी ग्रैंड फादर मदर इन लॉ, तो ये नॉट अलाउड है, मम्मी पापा भाई बहन, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके बाद सर स्टे का खर्चा क्या है सर, सर स्टे कौन कौन रहेगा ये बताओ। तो सर जो पेशेंट है और अटेंडेंट 2 ही लोग तो स्टे करेंगे ना, हाँ सर, हाँ। तो दिस इज ट्रीटमेंट और स्टे का जो खर्चा है अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। तो एक क्वेश्चन हमने किया था शायद, उसमें 75,000 था, 50,000 तक लागू है, 25,000 टैक्सेबल हो गया था शायद, ऐसे ही कोई क्वेश्चन किया था, आप जाके बुक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने क्वेश्चन किया हुआ है। सर ट्रैवलिंग के खर्चे को क्या होगा, तो सर ट्रैवलिंग में सर 2 ही लोग जाएंगे, एक तो पेशेंट और एक अटेंडेंट। तो इस पे क्वेश्चन आता है ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी है, तो सर ये इनकम टैक्स अभी अपडेट होने वाला है, जब होगा तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, फिलहाल के लिए बहुत कम है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख है, ठीक है, अप टू 2 लाख या लेस देन 2 लाख है, तो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है ग्रॉस टोटल इनकम का, तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है सर, मजा आ गया सर। सर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेनिफिट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट, हाँ अगर इंश्योरेंस से कुछ रिकवर हो गया तो वो लेस हो जाएगा। एग्जाम्पशन अलाउड इन रिस्पेक्ट इन एनी रिलेटेड इन कोविड-19, तो सर कोविड-19 का केस अभी भी हम पढ़ते जाएंगे, बट क्या है तो है, याद रखो ये इसलिए है कि पैंडेमिक्स आगे भी आ सकते हैं, जैसा आप न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं। तो सर अगर कोविड के समय पे अगर बॉस ने कोई खर्चा किया तो अलाउड है, हाँ, बट एम्प्लॉय शुड सबमिट कोविड रिपोर्ट। और हाँ, आपने जब कोविड रिपोर्ट दी वहाँ के 6 मंथ में अगर कोई भी खर्चा है तो बॉस अलाउ कर देगा। तुम 10 साल बाद आए क्योंकि सर उस समय कोविड हुआ था इसलिए आज ये हुआ, तो ये माना नहीं जाएगा। सर अगर बॉस ने आपको कोई भी गिफ्ट दिया तो वो टैक्सेबल है, हाँ, कौन सा गिफ्ट सर, मनी में कोई गिफ्ट दिया, जैसे बोनस दे दिया 1000 रुपये 2000 रुपये 500 रुपये जो भी, तो सर टैक्सेबल है। गिफ्ट इन काइंड है
तो फेयर मार्केट वैल्यू गिफ्ट की अगर 5,000 को क्रॉस करती है तो फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। और 5,000 तक है, 4,000, 3,500, एक वॉच दे दी 2,000 टाइटन की, 3,000, 4,000 एग्जाम्प्ट है। सर लंच फैसिलिटी तो अप टू 50 रुपीज़ का आपको याद रखना है पर मील या फिर वाउचर के अकॉर्डिंग माफ होता है। और अगर 50 को क्रॉस कर दिया तो अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ ₹50। नाउ सर हमारे पास है लोन, लोन गिवन टू एम्प्लॉय। सर मुझे 5 लाख रुपए दे दो सर, सर बेटे को ना विदेश भेजना है सर पढ़ने के लिए आउटसाइड इंडिया, ओके दे दिया सर, 5 लाख दे दिया। तो 5 लाख में से आप मान लो उस बंदे की सैलरी 2 लाख थी, तो 50,000 वो हर मंथ लेस करा रहा है। तो वट एवर इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जैसे हम एक क्वेश्चन भी था मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो 1,80,000, 60,000, 40,000 जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो मल्टीप्लाई में SBI का रेट 1 अप्रैल को क्या था, लेट्स सपोज 12%, और हमने क्या रेट चार्ज किया 7%, 7% चार्ज किया तो 5% का डिफरेंस आ गया। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 5% मल्टीप्लाई में 1/12 करके हम पर मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है सर। अब इसी चीज़ में मान लो मैंने एक भी रुपये नहीं लिए तो पूरा 12% मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/12 ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। गुड सर, मजा आ गया सर। इसके बाद अगर सर उसने इमरजेंसी में कोई लोन लिया है अप टू 20,000 तो आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर लोन लिया है किसी स्पेसिफाइड डिसीज के लिए और वो अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है तो भी आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। सर ईसॉप में क्या कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स लेनी है आपको, लेट्स सपोज 150 और इशू प्राइस 50 था तो 100 रुपीज़ आपको टैक्सेबल अमाउंट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ फेयर मार्केट वैल्यू कब का लेना है, तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको उस दिन की लेनी है जिस समय वो एक्सरसाइज कर रहा है ऑप्शन को, राइट। इसके बाद सर यूज ऑफ मूवेबल एसेट, सर आप कंप्यूटर यूज करो, आप लैपटॉप यूज करो, एग्जाम्प्ट है। सर आप अदर एसेट यूज करो जैसे बाइक, कार, कैमरा, फर्नीचर। अब यूज देखो, वर्ड है ट्रांसफर और यूज, ये है यूज, अगला है ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का खुद का है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम। अगर एम्प्लॉयर ने हायर कर रखा है तो हायर चार्ज विच टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय को, ठीक है। उसके बाद सर लेटर ऑन कार का टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसी ऑडियो में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, हम असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, बोलो मेरे साथ, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। ट्रांसफर मतलब सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार और अदर असेट। अगर कंप्यूटर और लैपटॉप है तो WDV माइनस कंसिडरेशन जो भी आप ले रहे हो एम्प्लॉय से वो, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन कंप्यूटर और लैपटॉप पे 50% है, मेथड होगा WDV। कार के केस में WDV माइनस कंसिडरेशन, डेप्रिसिएशन रेट होगा 20%, मेथड होगा WDV। अदर असेट्स पे WDV माइनस कंसिडरेशन, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ठीक है, और मेथड होगा SLM। याद रखना कंप्यूटर, लैपटॉप, कार पे WDV मेथड है, अदर एसेट पे SLM मेथड है। कंप्यूटर लैपटॉप का रेट 50% है, कार का 20% है और अदर एसेट्स का 10% है, ओके। सर डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर completed year from the date on which asset is acquired by the employer till the date of transfer, यानी completed year को काउंट करना है और फ्रैक्शनल मंथ्स को जैसे 6 मंथ 7 मंथ को काउंट नहीं करना है, completed year को काउंट करेंगे। और जिस डेट से कैलकुलेटेड होगा, कब से कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर completed year from the date on which asset is acquired by the employer, एम्प्लॉयर ने जिस दिन से खरीदा तो वहां से काउंट करोगे आप completed year को, ठीक है सर। ये हमने टोटल 8 पढ़ लिए। अब जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें सबसे पहला है हाउस फैसिलिटीज, रेंट फ्री अकोमोडेशन। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम लाइसेंस फीस देखेंगे, मैंने एक होमवर्क आपको दिया था इसके ऊपर, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, 2 आपके लिए दिए थे। लाइसेंस फी कंसीडर करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो टैक्सेबल होता है। सर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट एम्प्लॉय है। अब क्वेश्चन है सर कि वो घर क्या बॉस का खुद का है, तो इस पर अमेंडमेंट आई हुई है। हाँ सर, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है तो 5% ऑफ सैलरी, 50 लाख टू 40 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर 40 लाख को क्रॉस करते हो 10% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन में साइलेंट है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एक मुंबई वाला केस था हमने डिस्कस किया था, अगर मुंबई वाला केस है या फिर कोई भी केस है हम एज्यूम कर लेंगे कि 40 लाख होगी पॉपुलेशन, नोट डाल देंगे एज्यूम द पॉपुलेशन इज 40 लाख बिकॉज हियर इन द क्वेश्चन नथिंग इज गिवन, ठीक है, बिकॉज नथिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन सो वी आर एज्यूमिंग पॉपुलेशन इज मोर देन 40 लाख, सो रेट इज 10%, ओके। ऑफ सैलरी सर हायर्ड है तो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच एवरेज जो लोअर होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। सर सैलरी का मीनिंग क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस बोनस प्लस अलाउंस टैक्सेबल, कमीशन ऑल टाइप्स, अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स और लाइक ओवर टाइम और अदर प्रिक्विजिट्स यहाँ पे लेना होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी पे ध्यान देना होता है, यहाँ सैलरी के कैलकुलेशन के लिए सबसे लंबा मीनिंग है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद इफ फर्नीचर ऑल्सो प्रोवाइडेड तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम टैक्सेबल हो जाएगा। हायर चार्जेस कोई भी फर्नीचर के लिए दिए गए हैं तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा।
फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरीज, यहाँ पे 6 बातें याद रखनी है, जिसमें से पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको क्वेश्चन में मार्क भी करवाया था, याद रखना। तो यहाँ पे है सैलरी मीनिंग परक्विजिट शैल नॉट बी कंसीडर्ड, सैलरी शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस, एडवांस और एरियर शुड नॉट बी कंसीडर्ड, सैलरी शुड बी कंसीडर्ड फॉर द टाइम विद द असेसी हैज ऑक्यूपाइड द हाउस। जैसे असेसी को 1 अप्रैल को ही बॉस ने बोल दिया था कि भाई तुम यहाँ पे आके रहो, लेकिन वो रहने आया 1 नवंबर को आफ्टर 7 मंथ, यानी 5 मंथ की ही कैलकुलेशन आप वहाँ पे करोगे, 7 मंथ की नहीं करोगे। जिस दिन से वो रहने आया, जिस दिन से अलॉट हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, फॉर सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, आरसी, वीआर, आरसी मतलब रिट्रीटमेंट कंपनसेशन, वीआरएस शुड बी इग्नोर्ड। ओके, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स और इंटरेस्ट ऑन पीएफ शुड बी इग्नोर्ड। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे। सर होटल बेनिफिट, सर होटल बेनिफिट पे मैंने ओम भामकर भैया का आपको एग्जांपल दिया था, वहाँ पे 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर जो लोअर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लोअर ही मैंने लिखा है यहाँ पे, एक वर्ड और ऐड कर देना प्लीज, लोअर इज, सॉरी एक सेकेंड, लोअर इज टैक्सेबल। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, सर मेरा अभी ट्रांसफर हुआ है। ओके, तो सर ट्रांसफर हुआ है सर, कुछ दिन तो दे दो। हाँ, 15 डेज दिए, ट्रांसफर के 15 डेज तक तुम अपना घर सेटल कर लो, फ्लैट ले लो, घर ले लो, अदरवाइज 15 डेज से ज़्यादा रहे तो टैक्सेबल। सर रिकवरी हो रही है रेंट की, तो जो भी रिकवरी अमाउंट होगा वो लेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद सर कार फैसिलिटी, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक ये रहता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक ये रहता है, और ये नहीं किया तो मान के चलो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सैलरी में ये टॉपिक आ जाता है, एक 5 to 8 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ इस पे बन सकता है, तो इस पे बहुत ध्यान देना है। कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस, सर आप अपनी ही मस्ती में खोए हुए हो, वो कार आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो 10% ऑफ द कॉस्ट, और कार हायर्ड है तो हायर चार्जेस विच एवर जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर उसने बॉस ने आपको ड्राइवर भी दे रखा है तो वो भी ऐड हो जाएगा, रनिंग मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं वो भी ऐड हो जाएगा, टोटल अमाउंट टैक्सेबल परक्विजिट कहलाएगा। ओके सर, कार यूज फॉर फुल्ली ऑफिस पर्पस, तो इट इज एग्जेम्प्ट, फुल्ली ऑफिस पर्पस के, तो एम्प्लॉय को तो कोई बेनिफिट है नहीं, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन रिकॉर्ड्स लॉग्स मेंटेन होंगे कि कार आई तो कितने किलोमीटर चली थी, गई कितने किलोमीटर चली थी, आई कितने किलोमीटर, मतलब हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सर्टिफाई करेगा बॉस कि हाँ कार जो है फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए चल रही है। सर थर्ड केस में 2 पॉइंट आते हैं, कार यूज हो रही है पर्सनल पर्पस के लिए भी और ऑफिस पर्पस के लिए भी। ठीक है, तो कार अगर ऑन बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने ऑन कर रखी है, ठीक है, किसकी कार है, एम्प्लॉय की कार है। ठीक है, तो रनिंग एंड मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉय ही दे रहा है तो कोई टैक्स वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी उसको स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल रहा, कार भी मेरी और रनिंग मेंटेनेंस भी मैं ही दे रहा हूँ, तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। सर रनिंग एंड मेंटेनेंस दे रहा है बॉस, ओके, तो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आप ले लो। अब हम पूछेंगे कार थार है, मारुति की कार है, महिंद्रा की कार है, अगर वो ब्रेजा कार है, मतलब 1500 सीसी तक, यानी 1600 सीसी मार्क करेंगे, 1600 सीसी तक है तो 1800 पर मंथ लेस हो जाएगा। अगर कार थोड़ी सी 1600 सीसी से ज़्यादा है, लेट्स एग्जांपल हमने क्लास में लिया था थार, 2400 पर मंथ जो है वो लेस हो जाएगा, जो अमाउंट बचेगा दिस इज टैक्सेबल परक्विजिट। सर कार ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कार किसकी है सर, एम्प्लॉयर की। रनिंग मेंटेनेंस पेड कौन कर रहा है, पहले वाले में था कार एम्प्लॉय की, मेंटेनेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय या बॉस। यहाँ पे कार बॉस की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा है सर, एम्प्लॉय। रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय दे रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 1600 सीसी, अगर कार का सीसी 600 सीसी तक है तो 600 पर मंथ टैक्सेबल होगा, अगर 1600 सीसी से ज़्यादा है, ठीक है, 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा। अगर कार भी एम्प्लॉयर की और रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 1600 सीसी तक है अगर कार तो 1800 पर मंथ, और अगर 1600 सीसी को क्रॉस कर दिया तो 2400 पर मंथ। सर अगर आपको ड्राइवर भी दिया जा रहा है, बुक में वर्ड मिलता है चॉफर, ठीक है, तो अगर आपको ड्राइवर भी दिया जाए तो 900 और पर मंथ ऐड हो जाएगा। सर एक केस बेस्ड स्टडी के लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल के लिए, अगर आपको एक कार दी तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। ओके सर, मोर देन 1 कार है, लेट्स सपोज 3 कार है, तो 1 कार को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्पस ट्रीट किया जाएगा, बाकी 2 को पर्सनल पर्पस के लिए ट्रीट करके टैक्स किया जाएगा। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, टैक्सेबल परक्विजिट, अगर क्वेश्चन में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फ्री सर्वेंट या अदर बेनिफिट परक्विजिट मिल जाए तो फुली टैक्सेबल कर देना। परक्विजिट क्या क्या नहीं टैक्सेबल है, जैसे टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल अगर बॉस पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है। अगर गुड सोल्ड हुआ है एम्प्लॉय को रिजनेबल रेट प्राइस पे, वो टैक्सेबल नहीं है। कोई भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम पेड कर रहा है बॉस तो वो टैक्सेबल नहीं है। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो टैक्सेबल नहीं है। स्कॉलरशिप पे हुई है, पे कर रहा है बॉस अपने एम्प्लॉय के बच्चे के लिए, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। सर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अगर एयरलाइन और रेलवे फैसिलिटी कौन है सर, बॉस, और उसका एम्प्लॉय कौन है,
उसका एम्प्लॉई जो है, मतलब कि एम्प्लॉय, आप कहाँ के एम्प्लॉय है? सर मैं काम करता हूँ रेलवे में, मैं काम करता हूँ एयरलाइन में, तो आपके लिए एग्जाम्प्ट फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन अदर एम्प्लॉय को अगर एयरलाइन और रेलवे की फैसिलिटी दी जा रही है, जो कि एम्प्लॉय ही नहीं है एयरलाइन और रेलवे का, तो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा। एंड द लास्ट परक्यूजेट वी आर डिस्कसिंग एजुकेशन फैसिलिटीज। बॉस चाहता है अपने एम्प्लॉय को पढ़ाना, सर जीएसटी जाके सीखो। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं अपनी फर्म में, एम्प्लॉय को बोलते हैं भाई तू जीएसटी सीख के आया, ये नया वाला फॉर्म आया सीख के आया यार, ट्रेनिंग लेके आया, अच्छा तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। सर बच्चे के लिए दे रहे हो तो 1000 पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर दे रहा है अपने इंस्टीट्यूशन में तो, और अगर टाई अप है तो भी। अगर और कोई केस है तो फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज और अदर रिलेटिव है तो फुल्ली टैक्सेबल। तो मेरे दोस्तों मैंने पूरी शिद्दत से आपके लिए 16 मिनट का ऑडियो क्रिएट किया है। इसको सुन के आप पूरा परक्यूजिट के 16 मिनट में 15 परक्यूजिट्स रिवाइज कर सकते हैं। आपको मेरी मेहनत अगर लग रहा हो कि हाँ ये मास्टर आपके लिए शिद्दत से दिल से मेहनत कर रहा है, तो गुरु दक्षिणा के तौर पे एक थैंक यू जरूर बोल देना। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए शिद्दत से मेहनत कीजिए, पास हो जाइए और पेरेंट्स को उनका प्राउड वापस दिलाइए। थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, ये यहाँ पे हमारा परक्यूजन का टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ के कुछ क्वेश्चंस एक दो क्लास में करेंगे, ताकि प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैलरी के लास्ट पार्ट में। और हाँ, एक चीज़ और बताइए, अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए? मेरे हिसाब से कैपिटल गेन या पीजीबीपी में से मैं सोच रहा हूँ, तो पीजीबीपी मेरी प्रायोरिटी है, पीजीबीपी या कैपिटल गेन, आप जो बोलेंगे वो शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।